गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिवीजन किया सबने लास्ट लेक्चर? लास्ट क्लास का रिवीजन किया? अभी तक क्या क्या पढ़ा है सबको ध्यान है पूरा? यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस और सब किए थे। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर मास फ्रेम निकालना मैंने सिखाया था आपको, है ना? वो सब क्वेश्चंस खुद से किए। रिड्यूस्ड मास वाला कंसेप्ट, है ना? सो हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटर ऑफ मास, सेकंड होता है कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ लिया, इंक्लूडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना? अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कोलिजन, ठीक है? इम्पल्स एंड कोलिजन। सो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इम्पल्स। इम्पल्स, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पल्स एंड कोलिजन। इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इम्पल्स पढ़ेंगे फिर कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है? सो इम्पल्स क्या होता है? देखो, इम्पल्स सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नया नहीं इसमें, आपने पढ़ रखा है। इम्पल्स क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, मान लो u वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो इसमें आपने फोर्स लगाया F, है ना? कितने टाइम तक लगाया? मान लो t टाइम तक लगाया, तो आपने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया। फोर्स लगा के हम क्या चेंज करते हैं? मोमेंटम। अरे बोलो ना मेरे साथ, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ फोर्स यस सर। लगा? मोमेंटम यस को सर। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फोर्स लगाने से मोमेंटम इंक्रीज होता है या डिक्रीज, दोनों हो सकता है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? mv माइनस mu, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। समझ में सर आया? कोलिजन स्टार्ट किया आपने? हाँ, कोलिजन स्टार्ट नहीं किया ना सर अभी तक? नहीं, पहले इम्पल्स पढ़ेंगे फिर कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है? इम्पल्स का सिंबल होता है J। सो व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? It is a momentum imparted। जितना भी मोमेंटम कोई फोर्स लगा देता है, इम्पार्ट करता है बाय ए गिवन फोर्स। जैसे इस फोर्स का मोमेंटम है ये, इस फोर्स का इम्पल्स है ये, है ना? बाय ए गिवन फोर्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। समझ में आया क्या? तो इम्पल्स कैसे निकालेंगे? जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ये होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यस यस सर। सर। फोर्स, किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी बॉडी या सिस्टम पर, दैट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, है ना? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो अगर मैं इसको dp इज इक्वल टू ऐसे कर दूं एफ डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं, है ना, फ्रॉम जीरो टू टी, एंड इधर p इनिशियल टू p फाइनल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? dp का
डीपी का इंटीग्रेशन आएगा p, लिमिट लगेगी p इनिशियल से p फाइनल, तो ये आएगा चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, हाँ p फाइनल माइनस p इनिशियल आएगा, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा f dt फ्रॉम 0 टू t। और ये चेंज इन मोमेंटम ही को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स। ये इम्पल्स ही है, इम्पल्स का फॉर्मूला भी यही है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ए गिवन फोर्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम 0 टू t। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, अगर मान लो इफ f इज कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ FT. समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, इफ f इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल लग रहा है तो ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया क्या? जैसे वर्क डन के फॉर्मूले दो होते थे ना, एक होता था इंटीग्रेशन f डॉट ds और एक होता था f डॉट s। ऊपर वाला कब यूज करते थे, Variable force. हाँ, और नीचे वाला कांस्टेंट फोर्स। तो इंपल्स के तीन फॉर्मूले, एक तो ये वाला इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एक ये दोनों। समझ में आया? सो व्हाट इज इंपल्स, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, वो चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है, उसी को हमने नया नाम दिया है इंपल्स। तो अब से जब भी मैं इंपल्स बोलूंगा तो क्या समझोगे, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। आया क्या समझ में? Yes, sir. लिखो। सर 90 परसेंटाइल मतलब कितना रैंक आता है? 90 परसेंटाइल में मतलब रैंक आएगा 1 लाख के आसपास। इस बार बच्चे कम है तो कम रैंक आएगा। अगर 10 लाख एग्जाम देते हैं तो 90 परसेंटाइल पे 1 लाख आता है। इस बार 6 लाख के आसपास दिया है तो 60,000 के आसपास आएगा, 50 to 60,000। 99 का देख लो, 6,000 के अंडर आएगा। मतलब सर ये सब बच्चे अभी एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं ना सिर्फ? हाँ, अभी नियरली तो कॉलेज नहीं मिला। 2 लाख रैंक तक क्वालिफाई हो जाते हैं, 20% क्वालिफाई हो जाते हैं नियरली। लिख लिया? हटा दो ऊपर No, का? sir. No, No, sir. sir. Wait. No, sir. दैनिक ऐसा कोई जिसने बाद में ज्वाइन किया हो तो ये समझ में नहीं आया इम्पल्स, क्योंकि आगे यही चलेगा, पूछ लो मुझसे। सर बता दो एक बार। इम्पल्स फिर से सुनो सब। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल से शुरू किया था। ये एग्जांपल जो ऊपर दिख रहा है सबको, ये वाला, कि एक ब्लॉक है, यू की स्पीड से चल रहा था ये, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया टी टाइम तक, तो इसका मोमेंटम बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा ना। होगा सर। इनिशियल मोमेंटम था एम यू, फाइनल हो गया एम वी, तो ये चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। दिस चेंज इन मोमेंटम को ही हमने क्या नाम दिया, इम्पल्स। क्यों दिया अभी बताऊंगा, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन, इट इज ए मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ए गिवन फोर्स। इम्पार्टेड मतलब मोमेंटम का चेंज करना by a given force in a given period of time is called impulse.
तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फिर मैंने पूछा तुमसे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, तुमने बोला सर फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी। तो dt को इधर ले गया मैं फोर्स के साथ और इंटीग्रेशन किया, तो इधर आएगा इंटीग्रेशन एफ dt और इधर आएगा चेंज इन मोमेंटम। dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा p, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स। तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, ये इंटीग्रेशन एफ dt। तो ये फॉर्मूला मैंने इधर फिर से लिख दिया। ये कब यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो, तो फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन होगा t। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइंग। जैसे मान लो मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया 10 सेकंड तक, बताओ इम्पल्स कितना। 100। समझ में आया, तो सिंपल है। अब मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया 2t², t इक्वल टू 5 सेकंड तक, इसका इम्पल्स बताओ। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, f की जगह 2t², फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे और 0 से 5 5 क्यों? तक, 0 से 5 तक लिमिट लगा देंगे। समझ में आया क्या? यस सर। यस। यस ऐसे सर। क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आता है इंटीग्रेशन, ये सब करना, फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे वर्क डन निकाला था ना, वैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर एफ इज इक्वल टू 2t² फोर्स लग रहा है, बताओ इम्पल्स। तो एफ की जगह 2t² रख देंगे dt और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 5, टाइम की लिमिट लगा देंगे, इम्पल्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आओ तो एग्जाम्पल लिख लो ऐसा, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन होता है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन में देता हूँ, बेसिक से शुरू करते। ये लिख लिया सबने? यस सर। नो सर, दो Yes, लास्ट sir. के बॉक्सेस बचे। हाँ लिखो। सर दो लास्ट के बॉक्सेस। हाँ बस यहीं तक ही हटा दो। एक क्वेश्चन करते थे, ये फुटबॉल है। डन सर। हाँ ये फुटबॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही थी फुटबॉल, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से ये ऐसे जा रही थी। किसी ने इसको इधर से किक मारी, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ किक, बिकॉज ऑफ किक फाइनली ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर गोल पोस्ट एक, ये गोल पोस्ट है, इसमें चली गई है ना। इसका मास है m, या फिर इसका मास मान लो 1 kg। 1 kg। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द किक। किक मार के हमने क्या प्रोवाइड किया, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब माइंड में फिट कर लो कि जब भी इम्पल्स बोलूंगा तो मैं ऐसे समझना है चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं सर। समझ में आया क्या? फाइंड द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द किक if football enters the goal post with speed 8 मीटर पर सेकंड। बताओ कितना इम्पल्स प्रोवाइड किया किक ने। इम्पल्स मतलब क्या निकालना है तुम्हें, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। सर वेक्टर फॉर्म में आएगा।
हाँ यस। देखो सर 8 आई कैप 6 जे कैप। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, हाँ सही है, सही बोल रहे हो। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जहाँ ये लग जाए तो यही लगा दो, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम होता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 1, इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 6 जे केप, तो इनिशियल मोमेंटम था 6 जे केप। समझ में आया क्या? ऊपर जा रही थी ना बॉल, तो उसको जे यस केप सर। बोल दो। हाँ अरे यस तो बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास से 1, फाइनल वेलोसिटी इधर हो गई, क्या लिखूं 6 आई कैप या कुछ और लिखूं? सॉरी 8, 8 I came. 8 आई कैप, तो ये हो गया 8 आई कैप। तो इम्पल्स कितना आया 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया ये आंसर। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए इसका, तो ये होगा 64 प्लस 36 का अंडर रूट, मतलब 10 न्यूटन सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी? इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? इम्पल्स की वही यूनिट होगी जो चेंज इन मोमेंटम की होती है, न्यूटन इंटू सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड इतना है। ओम लिख लिया? Yes, sir. हटा दूं? यस सर। नो सर। म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन सोल्व करो। Figure shows a spring block system on which time varying force is 10t. टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा है F is equal to 10t is applied on 2 kg mass, ये 2 kg mass है। After 10 second velocity of 3 kg mass, this is 3 kg mass is 50 मीटर पर सेकंड, है ना? 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg, तो 2 kg की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है 10 सेकंड के बाद। करो सोल्व। हटा दो नीचे का पूरा। सर फोर्स 10 टी है क्या?
हाँ फोर्स वेरिएबल है 10t है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो ये जो फोर्स लग रहा है, क्या ये मोमेंटम चेंज करेगा सिस्टम का? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। सिस्टम का देखो इनिशियल मोमेंटम 0 है। अगर हम फाइनल मोमेंटम निकाल लें एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर, तो फिर मैं स्पीड बता सकता हूँ जो मुझसे पूछी है। तो हमें पता है इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, होता है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, होता है कि नहीं होता है इम्पल्स? यस सर। और Yes, इम्पल्स का sir. एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, होता है कि नहीं होता? एक होता है एफ इंटू टी, एक होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फोर्स, अब इम्पल्स निकाल लो, 0 से 10 सेकंड में कितना इम्पल्स आया। 10 सेकंड की बात हो रही है ना, 10 सेकंड पर बताना है मैं, तो 0 से 10 सेकंड में इम्पल्स निकाल लो। 0 to 10, इसको लिखूंगा मैं 10t dt। तो इम्पल्स कितना आएगा? 10t का इंटीग्रेशन कितना होगा? 10 कॉन्स्टेंट है, 5 कितना t होगा? t square. स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा 5 5t स्क्वायर। लिमिट लगाओ 0 से 10 तक, कितना आएगा इम्पल्स? 500 500 Newton second. 500 न्यूटन सेकंड, ये इम्पल्स आ गया। अब ये यहाँ पुट कर दो, इम्पल्स है 500, फाइनल मोमेंटम मुझे बताना है t इक्वल टू 10 सेकंड पर, इनिशियल है 0, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ गया? 500 न्यूटन। 500. समझ में आया क्या? एवरी सेकंड मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट इज एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर है। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमें पता है। अब हमें t इक्वल टू 10 सेकंड पर क्या क्या पता है? देखो कि हमें 3 kg मास की स्पीड पता है, 3 kg मास की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। तो हमें 2 kg मास की स्पीड बतानी है, मान लो इसकी स्पीड है v। तो हमें क्या पता है? हमें पता होता है ना मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है ना। यस सर। तो सिस्टम का मोमेंटम कितना है? 500। m1 ये मान लो 3 kg, तो 3 इंटू 50 प्लस इसका मास कितना है 2 इंटू वी। समझ में आया क्या? तो 2v इज इक्वल टू कितना आएगा? 350। तो v कितना आएगा? 25. 175 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? समझ में आ गया कैसे निकाला? Yes, sir. हमने क्या किया, इम्पल्स लगा के मोमेंटम निकाल लिया, t इक्वल टू 10 सेकंड में मोमेंटम आ जाएगा। तो एक की वेलोसिटी पता है तो दूसरे की भी पता लग जाएगी ना मोमेंटम वाले फॉर्मूले से। यस सर। आया समझ में कैसे किया है? यस सर। तो जब भी ऐसा Yes, कुछ Yes, sir. मोमेंटम निकाल लो इम्पल्स वाले फॉर्मूले से, और फिर उस मोमेंटम वाले फॉर्मूले से किसी भी पार्टिकल की सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। आया समझ में? लिखो। Done, sir. अब देखो, जब ये इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों एक ही चीज है तो हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं इसको? समझ में आया क्या? हमने अलग से क्यों फिजिकल क्वांटिटी बना दी एक और इम्पल्स? देखो इसका रीजन ये है कि इम्पल्स, सबसे पहले तो फिर से रिकॉल करो व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम।
है ना। अब कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो चेंज इन मोमेंटम बहुत जल्दी से कर देते हैं, और कुछ फोर्स चेंज इन मोमेंटम बहुत धीरे धीरे करते हैं। समझ में आया क्या? मोमेंटम किस वजह से चेंज होता है? फोर्स लगने से। आया क्या समझ में? तो अगर चेंज इन Yes, sir. मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाई इंपल्स। इंपल्स की क्या आया? हाई आया। और अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत कम है तो उसको बोलते हैं हम लो इंपल्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब जब चेंज इन मोमेंटम, फोर्स चेंज इन मोमेंटम किस वजह से होता है? फोर्स से। अगर ऐसा कोई फोर्स हो जिससे चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम देर में बहुत ज्यादा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स Impulsive. Impulsive समझ force. में आया? चेंज इन मोमेंटम होता है इंपल्स। देन व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? ऐसा फोर्स जो बहुत कम देर में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज कर दे। जैसे जब बम ब्लास्ट होता है तो पार्टिकल, सारे पार्टिकल का मोमेंटम बहुत कम देर में चेंज हो जाता है ना। सिस्टम का नहीं होता है बट सारे पार्टिकल का तो हो जाता है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन इज ए इंपल्सिव फोर्स। समझ में आया क्या? और ऐसा फोर्स जो मोमेंटम बहुत धीरे धीरे चेंज करता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था, कौन बहुत धीरे धीरे मोमेंटम चेंज करता है? बताया था ना, एमजी। Gravitation. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मोमेंटम बहुत धीरे धीरे, 1 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड से चेंज करता है, और 1 सेकंड लगाता है। 1 सेकंड तो ज्यादा है, बहुत कम, मतलब पलक झपकते एकदम जो मोमेंटम चेंज कर दे उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। तो एमजी क्या, इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? Non-impulsive. Non-impulsive. हमें यही सीखना है आगे, इसलिए सबसे पहले हमने इम्पल्स पढ़ा। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। फिर अब इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? कि ऐसा फोर्स जो बहुत कम देर में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज करते हैं उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, और ऐसा फोर्स जो ज्यादा देर में थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करे उसको बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव। समझ में आया क्या? तो इनमें डिफरेंस हमें पता लगाना है, कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव होते हैं और कौन कौन से फोर्स नॉन इंपल्सिव होते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 1 kg, ठीक है। इस पर मैंने इस पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताओ ये सीधे सीधे जाके रुक के फिर वापस इधर आएगी ना। मैं पीछे, हाँ. ऐसे पीछे फोर्स हाँ सर. कितनी देर में घूम के वापस आएगी बताओ? 1 second. 0.1 सेकंड में घूम जाएगी। एक मैं फीलिंग ला रहा हूँ तुम्हें कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इंपल्सिव क्या होता है। कि ये इसमें एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है अभी? 10/1, Yes, sir. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसको 1 सेकंड लगेगा, जीरो होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 second. 1 second. 1 सेकंड। अगर मैं फोर्स सेम ऑब्जेक्ट है, फोर्स अगर मैं 100 न्यूटन कर दूं तो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, तो अब 0.1 second. 100/1 मतलब 100 मीटर पर ठीक है. सेकंड स्क्वायर। अब कितना देर लगेगा इसको? 0.1. 0.1 सेकंड लगेगा। समझ में आया क्या? हाँ जी सर. घूम के आने में 0.1 सेकंड लगेगा। अब देखो और मैं फोर्स बढ़ाता हूं, तुम्हें फील आएगी इससे थोड़ी। अच्छा, ये इंपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट अगेन 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, इस पर इधर फोर्स लगा सडनली 1000 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 1000/1, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बताओ कितनी देर में घूम जाएगा ये?
0.0. 0.01 सेकंड में। हाँ सर। कैसे निकालते हैं कितनी देर में घूमेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनमें एक्सेलेरेशन माइनस में आ रहा है एक्चुअल में, इनमें एक्सेलेरेशन सब में किस में आ रहा है? माइनस लगा लेना इसके आगे, सबके आगे। तो v 0, u कितना है 10, माइनस a कितना है 1000 इंटू टी, टी कितना आएगा 10/1000। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसे Yes, निकाल रहा sir. हूँ मैं, सबको समझ में आना चाहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं। सो कितनी देर में घूम जाएगा ये? यहाँ पर t इक्वल टू 0.01 सेकंड में। देखो हाँ सर। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है उसका चेंज इन मोमेंटम बहुत कम देर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है चेंज इन मोमेंटम बहुत कम देर में हो रहा है। जैसे तुमने एक बॉल को ऐसे गिराया सरफेस पर 10 मीटर पर सेकंड से, सडनली ऊपर आती कि नहीं आती? कि बहुत देर लगती है। अगर फोर्स कम लगता, जैसे ये फर्स्ट केस में देखो, अगर फोर्स इतना सा ही लगता तो उसको 1 सेकंड लगता वापस आने में, इतनी देर हाँ लगती सर। है। हाँ, नो सर। इतनी देर लगती है क्या? नहीं सर। समझ में आया? तो ये जो कोलिजन होता है यहाँ पे वो छोटा सा होता है, 10-20 न्यूटन या ज्यादा होता है बहुत? ज्यादा छोटा होता है। अरे ज्यादा होता है ना, बहुत कम देर में घुमा, ये ज्यादा फोर्स लगेगा तभी तो घुमाएगा इतनी जल्दी। छोटा क्यों होगा? सर पर कम। सर अगर मास ही ज्यादा नहीं रहेगा तो? हाँ, मास ही ज्यादा नहीं रहेगा तो मैं तो 1 कोलिजन केजी का लगा एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, तुमको कितना भी मास ले लो, फोर्स तो ज्यादा ही चाहिए ना हाँ। मास के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। समझ में आया क्या? हम्म। यस सर। कौन जल्दी से मोमेंटम चेंज कर सकता है, कम फोर्स या ज्यादा फोर्स? ज्यादा फोर्स। ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो कम क्यों बोल रहे हो फिर? समझ में आया क्या? 3 एग्जांपल बताया ना मैंने। 1000 न्यूटन लगाया तो देखो कितनी जल्दी घूमी हो, वहीं के वहीं घूम जाएगी एकदम। 0 पॉइंट जैसे ही उस पर 1000 न्यूटन लगा ऐसे घूम जाएगी, जैसे बॉल जा रही थी इधर से और इधर दीवार आ गई सामने, ये बॉल तो चुपचाप अपने इधर जा रही थी ऐसे 10 मीटर में, एकदम से सडनली एक प्लेटफॉर्म तुम ला के रख दो, फटाफट वहीं के वहीं घूम के ऐसे जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो इस पे फोर्स ऐसे इधर ही लगा होगा ना, इधर लगा होगा तो तभी तो टकरा के उधर गई, नॉर्मल फोर्स। हम्म, Yes, sir. समझ में आया क्या? तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, ए फोर्स ऑफ रिलेटिवली लार्जर मैग्नीट्यूड एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे फोर्स कम देर के लिए लगते हैं, बट जितनी भी देर के लिए लगते हैं मोमेंटम चेंज करवा देते हैं। समझ में आया क्या? ऐसे Yes, फोर्स sir. जनरली लगते हैं, यूजुअली जितने भी कोलाइडिंग फोर्सेस होते हैं, जैसे एक बॉल से दूसरी बॉल टकराई, वो सब ऐसी होती है, इंपल्सिव फोर्स होते हैं। समझ में आया व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? A force यस of सर। larger Yes, magnitude acting for short interval of time and can change the momentum of the body. समझ में आया क्या? जैसे एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। जैसे मान लो ये बॉल आ रही है इधर, ये बॉल इधर आ रही है, ऐसे मान लो ये सरफेस है, इस पे टकराने वाली है। ये मान लो आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एट एंगल 37 डिग्री। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर। अब यहाँ से टकरा के बताओ ऐसे ऊपर जाएगी या फिर इधर जाएगी? 37 डिग्री पे जाएगी। ऐसा भी Yes, जरूरी sir. नहीं होता एंगल भी सेम हो, ठीक है।
वो बाद में समझ में आएगा, एंगल निकालना भी सिखाऊंगा कितना एंगल पे जाएगी, बट इस केस में मान लेते हैं कि 37 डिग्री पर ही जाएगी, इस केस में ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। सो ये ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और बाउंस बैक हो गई है सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से 8 एंगल 37 डिग्री, है ना। मान लो यहां पर इसका कोलिजन रहा डेल्टा टी, टाइम गिवन है आपको, इतनी देर तक ये कांटेक्ट में रही 0.001 सेकंड, और इसका मास है मान लो 1 kg, इसका मास है 1 kg और इसका टाइम इतनी देर तक ये कांटेक्ट में रही। हमसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बाय द सरफेस ऑन द बॉल। अब देखो कैसे निकालेंगे, निकालना आता है क्या सबको? ये कितना फोर्स लगाया होगा निकालना आता है क्या? देखो इधर कैसे निकालेंगे, ऊपर का हटा दूं क्या, लिख लिया क्या सबने? यस सर। देखो कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है या वाई में? फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है या वाई में? जब ये बॉल टकराएगी, अरे यार इतना तो पता सर वाई में, इतना सर वाई में, इतना तो आंसर दे दिया करो यार। जब ये बॉल यहाँ पर टकराएगी सर ऐसे, वाई में ज्यादा लगेगा। ज्यादा नहीं लगेगा ही वाई में, ये बॉल यहाँ ऐसे टकराएगी तो कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स इस पे, नॉर्मल हाँ फोर्स सर। करना नहीं आता है क्या? कैसे लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स? ये ऐसे ही तो लगेगा ऊपर। सर नीचे। अरे ऊपर लगेगा ना बॉल पे, तो तभी तो बॉल उधर जाएगी। हाँ सर नीचे mg लगेगा, नीचे नीचे तो mg mg लगेगा। लगेगा, हाँ सर। नीचे तो mg लगेगा, बट अभी n इज इक्वल टू mg लगेगा क्या? ऐसा होगा क्या? mg प्लस ma, नो सर। mg प्लस ma। एक्चुअल में नॉर्मल बहुत ज्यादा लगेगा कंपेयर टू mg, समझ में आया? वही निकालना है, मैं दिस नॉर्मल ही हमें निकालना है, यही यही वो फोर्स पूछ रहे हैं, नॉर्मल कितना लगेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, सोल्व करते हैं इधर। सबसे पहले सर mg प्लस ma लगेगा ना पर फोर्स रुको, अभी मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं निकालना है। इसके कंपोनेंट लो, ये 10 से इधर जा रही है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट लो x और y में, तो ये एंगल भी 37 होगा ना, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 6। 6। ये तो बिफोर कोलिजन हुआ, ये तो बिफोर कोलिजन हुआ, ठीक है। मतलब ये y में तो बिफोर कोलिजन ये कितने से टकरा रही है? y में तो 6 से और x में 8 से टकरा रही है। समझ में आया क्या? ऐसे टकरा रही है ना ये वॉल पर, सरफेस पर। यस सर। इधर 6 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है और x में 8 मीटर पर सेकंड से चल टकरा रही है। अब आफ्टर कोलिजन ये डायग्राम देखो, ये ऐसे 10 से चली गई, मतलब इसका ये वाला एंगल 37 है, ये 10 है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा 8, और ये कितना है 6। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, x वाला या y वाला? हाँ देखो, x वाला तो 8 ही है, और y वाला जो नीचे 6 था अब वो ऊपर 6 हो गया। किसमें चेंज आया? डायरेक्शन। डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, x में या y में?
वाई में बाय एक्स में तो देखो पहले भी 8 था, 8 आई कैप, और बाद में भी 8 आई कैप। तो वे एक्स में वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है वाई में। समझ में आया क्या? इसलिए तो मैंने पूछा था फोर्स एक्स में लग रहा है वाई में। ऐसे भी सबको। यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वाई में, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स इन एक्स एक्सिस तो जीरो आ गया इस हिसाब से, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस जीरो है। समझ में आया? यस सर। तो फोर्स Yes, लगेगा sir. वाई में, कितना लगेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया वाई में? ऊपर की तरफ हो गया, मास है 1, वेलोसिटी है 6, तो 6 जे के, यस 6 है ना, मास इनटू वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था? -6 JK माइनस 6 जे के अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 0.001 सेकंड। तो फोर्स जो वाई में लग रहा है वो लग रहा है 12 अपॉन 0.001। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 10⁻³ जे के। ये लग रहा है, ये आंसर है, मीन्स यही वो नॉर्मल है। देखो क्या ये mg के इक्वल लग रहा है या उससे बहुत ज्यादा लग रहा है? बहुत ज्यादा। इट इज इम्पल्सिव फोर्स। ये इम्पल्सिव फोर्स का एग्जांपल है। दिस इज ए इम्पल्सिव फोर्स। इसलिए तो इतनी कम देर में बॉल जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे चली गई। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? लिखो ये एग्जांपल। सो व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स समझ में आ गया? ऐसे फोर्स जो बहुत कम देर में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज कर देते हैं उनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, लिखो। सर वो बाय द के बाद क्या लिखा है? क्या? बाय द के बाद क्वेश्चन में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉल। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना नीचे, इन दिस केस नॉर्मल इज ए इम्पल्सिव फोर्स। तो मुझे बताओ, नॉर्मल हमेशा इम्पल्सिव फोर्स होता है या फिर ओनली कोलिजन वाला नॉर्मल इम्पल्सिव होता है? कोलिजन कोलिजन वाला नॉर्मल। इन दिस केस जो कोलिजन वाले जो नॉर्मल होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स जब कोलिजन के टाइम पे लगता है वो इम्पल्सिव होता है, हमेशा नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं होता है। समझ में आया? यस सर। हम्म। हटा दूं? नो सर। नो सर। फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है क्या? क्या सर? फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है क्या? फ्रिक्शन भी क्या इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर। म्यू इनटू एन। ये होता है अगर एन इम्पल्सिव है तो उस केस में फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो, दो केस बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो इस सरफेस पर फ्रिक्शन भी होता, अगर मान लो इस सरफेस पर इसी क्वेश्चन में मैं फ्रिक्शन भी देता, है ना, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता? ये बॉल ऐसे आ रही है, ये बॉल ऐसे आ रही है ना, तो यहां टकराती, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है इस पर? Left. फ्रिक्शन टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो फ्रिक्शन ऐसे लगता है इस पर पीछे की तरफ, ऐसे लगता कि नहीं लगता? तो फिर इसका ये वाला कंपोनेंट भी चेंज होता, एक्स वाला भी चेंज होता, नॉर्मल वाई वाले कंपोनेंट को चेंज करता और फ्रिक्शन एक्स वाले कंपोनेंट को चेंज करता कि नहीं करता? Yes, Yes, sir. sir. Yes, एक्स sir. में भी चेंज इन मोमेंटम आता ना, ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर सरफेस रफ होती तो फ्रिक्शन भी लगता ना, तो कितना लगता? म्यू इंटू एन, और इस केस में नॉर्मल जो है वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है? Impulsive. तो फ्रिक्शन भी क्या होता? Impulsive. मान लो म्यू की वैल्यू होती 0.5, तो नॉर्मल अभी जैसे 12,000 आ रहा है मान लो, तो फ्रिक्शन आता 6,000 न्यूटन, आता कि नहीं आता? Yes, sir. वो भी इम्पल्सिव Yes, होता sir. है। समझ में आया? और मान लो Yes, sir. नॉर्मल है Yes, 20 sir. न्यूटन, नॉर्मल है 20 न्यूटन, तो नॉर्मल खुद ही नॉन इम्पल्सिव है, तो फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन आएगा, वो भी नॉन इम्पल्सिव होगा ना। हाँ सर। इफ फ्रिक्शन इज, सर हाँ सर पर कोलिजन का टाइम का आप जैसे बोले कि एकदम कम रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या ही लग के क्या ही कम हो जाएगा सर। 6,000 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, समझ में आया, तो कुछ तो चेंज इन मोमेंटम करेगा ना। 1 सर किलोग्राम, पर बॉडी कितनी है 1 किलोग्राम की, इस पे 6,000 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है तो इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा। 10-20 न्यूटन का थोड़ा ना लग रहा है, जैसे एमजी, एमजी को तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, इस फ्रिक्शन की वजह से ही तो ऐसा कभी नहीं होता 37 डिग्री पे आए 37 पे जाएगी, एंगल चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये कंपोनेंट भी चेंज हो जाता है, ये जो कंपोनेंट है ना, इतनी कम देर में एक्स कंपोनेंट भी चेंज होता है। समझ में आया क्या? जब भी बॉल को फेंकोगे ना ऐसे, तो एक्स कंपोनेंट भी चेंज होगा, वो फ्रिक्शन ही करता है, तो कम देर में ही तो कर रहा है ना, कि फ्रिक्शन देर लगा रहा है, बहुत देर तक बॉल वहीं पे रुकेगी, फिर फ्रिक्शन लगेगा, फिर कम होगा, ऐसा होता है क्या? No, sir. तो फ्रिक्शन ने किया ना मोमेंटम चेंज कम देर में, इतनी कम देर में 0.001 सेकंड में, तो फ्रिक्शन भी तो इम्पल्सिव हुआ क्या नॉन इम्पल्सिव है? Impulsive. समझ में आया? इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन दिस केस देन इट इज ऑल्सो इम्पल्सिव, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू एन, तो एन बड़ा है तो एफ भी बड़ा होगा ना, एन छोटा है तो एफ भी छोटा होगा। समझ में आया? Yes, sir. हटा दूं? Done, sir. नो सर।
हो गया? हुआ? ओके, अब कुछ पॉइंट्स लिख लो। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लार्ज फोर्स acting for a very short interval of time, very short interval of time, and can change the momentum is called impulsive force. Change the momentum of the body in a very short interval of time is called impulsive force. समझ में आया what is impulsive force? हाँ, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, एन इम्पल्सिव फोर्स, अगेन लिख लो फिर से, कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एन इम्पल्सिव फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? कौन सा फोर्स नहीं कर सकता है ये? कौन सा फोर्स नहीं कर सकता है? Non-impulsive. नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। उनको टाइम लगता है ज्यादा। जैसे एम जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नॉन इम्पल्सिव होता है, वो मोमेंटम चेंज करता है लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इतने टाइम में करता है, 0.001 सेकंड में नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Usually colliding forces are impulsive in nature. Colliding forces जैसे नॉर्मल जो लगता है कोलिजन के टाइम पे, वो क्या होता है? इम्पल्सिव होता है। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? Non-impulsive. Non-impulsive. तो ये भी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, जितने भी टाइप ऑफ फोर्स पढ़े मैं सब बताऊंगा, आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। ठीक है, बचा कौन सा? सर के का वैल्यू ज्यादा हुआ तो भी? क्या? सर स्प्रिंग फोर्स में के का वैल्यू ज्यादा हुआ तो भी नॉन इम्पल्सिव? यस, हमेशा नॉन इम्पल्सिव है। क्यों अभी समझा दूंगा मैं। हमेशा नॉन इम्पल्सिव है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताता हूँ क्वेश्चन करेंगे जब। एंड नॉर्मल इसके अलावा टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। ये कभी इम्पल्सिव हो सकते हैं, कभी नॉन इम्पल्सिव हो सकते हैं। समझ में आया क्या? ये लिखो सब। लिखा? Yes, sir. नो सर। अब देखो, नॉर्मल का और फ्रिक्शन का तो मैंने तुम्हें बताया था।
नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो मैंने तुम्हें बताया, केस डिपेंडेंट होते हैं, कभी इंपल्सिव कभी नॉन इंपल्सिव, बताया ना। फ्रिक्शन का चलो एक बार और देख लो, फ्रिक्शन नॉर्मल का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है मास का, नॉर्मल कितना लग रहा है बताओ, इसकी अगर तुम एफबीडी बनाओगे, मला पण थोडा म्यूट हो जाओ, एक घोट लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना। मान लो ये चल रहा है इधर, ऐसे इधर चल रहा है विद सम वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे लग रहा होगा, समझ में आया क्या? हाँ, तो नॉर्मल कितना लग रहा है, mg के इक्वल। इस केस में क्या हुआ, ये नॉन इंपल्सिव हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? और फ्रिक्शन लगेगा म्यू इनटू नॉर्मल, तो ये भी क्या हुआ, नॉन इंपल्सिव। और इंपल्सिव वाला मैंने तुम्हें कराया अभी, जब बॉल टकराई थी तब नॉर्मल भी इंपल्सिव था, और अगर फ्रिक्शन होता तो वो भी इंपल्सिव होता। समझ में आया क्या? यस सर। अब जैसे टेंशन का देखते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन तो तुम्हें समझ में आ गया, टेंशन का देखते हैं। जैसे मान लो इन केस ऑफ टेंशन देखो, अभी देखो इस केस में टेंशन कितना है, ये मान लो m मास है, तो टेंशन कितना लग रहा होगा स्ट्रिंग में, mg के इक्वल, है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे मान लो मैं इसमें बुलेट चलाता हूं, मान लो एक इधर से मैंने बुलेट चलाई, दो केस है, एक तो ये केस फर्स्ट और एक केस टू, बुलेट में नीचे से चला रहा हूं, केस टू, है ना। और मैंने तुमसे बोला ये ऐसे स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट है, मैंने तुमसे बोला तुम पकड़ के रखो यहां से इसको, स्ट्रिंग को हैंग मत करो, स्ट्रिंग को तुम पकड़ के रखो, और मैंने एक तो ऊपर से बुलेट चलाई और एक नीचे से चलाई, बताओ किस केस में तुम्हें झटका लगेगा? झटका लगेगा ना, जैसे बुलेट टकराएगी हाथ में से झटका लगेगा एकदम, बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो किस केस में लगेगा, केस 1 में या केस 2 में? केस Case 1. केस 2 में तो और स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, जब नीचे से बुलेट टकराएगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा थोड़ा सा, तब तो और ढीली हो जाएगी, तब कोई झटका लगेगा क्या? No, sir. तो केस 2 वाले केस में जो टेंशन आएगी वो नॉन इंपल्सिव आएगी, बट केस 1 अगर मैं ऊपर से बुलेट चलाता हूँ तो सडनली बहुत तेज स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, बहुत ज्यादा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो वो वाली टेंशन इज इंपल्सिव, बहुत ज्यादा आएगी, झटका लगेगा। यूं समझो टेंशन में तुम्हें कैसे पहचानना है कि इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव है, फीलिंग करके देखना, अगर मैं इसको पकड़ता तो मुझे झटका लगता है नहीं लगता, अगर झटका लग रहा है तो वो इंपल्सिव है, और अगर झटका नहीं लग रहा है तो वो नॉन इंपल्सिव। Non-impulsive. आया क्या? टेंशन में कैसे पहचानेंगे, और ये हमें क्यों पहचानना इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? क्यों पहचानना है? क्योंकि जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, ध्यान है हमने मोमेंटम कंजर्व किया था, हाँ Yes, सर। sir. तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ये कंडीशन होती है ना। यस सर। Yes, बट फिर sir. मैंने थोड़ा सा और समझाया था तुम्हें कि जब बॉम्ब एयर में ब्लास्ट होता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है mg वाई एक्सिस में, तो भी हम मोमेंटम कंजर्व किया था, हमने किया था कि नहीं किया था? क्योंकि वो Yes, sir. mg नॉन Yes, sir. इंपल्सिव था। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में ध्यान रखो
ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स है बट वो नॉन इंपल्सिव है, क्योंकि नॉन इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम को बहुत देर में चेंज करते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव लग रहे हैं तो भी हम मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आया क्या समझ में? हाँ, यस सर। इसलिए हमें पहचानना जरूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है वो इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव। इंपल्सिव है तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, बट अगर नॉन इंपल्सिव है तो करवा सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो केस फर्स्ट में लिख लेना। केस फर्स्ट में जो टेंशन आएगी वो आएगी इंपल्सिव, मतलब वेरी लार्ज। इंपल्सिव मतलब लार्ज फोर्स, और बहुत कम देर के लिए लगेगी। झटका कंटिन्यूसली लगता रहेगा, एक बार लगेगा फिर बंद हो जाएगा। बताओ। एक बार एक बार एक बार लगेगा फिर बंद हो जाएगा। पेन तो तुम्हें होता रहेगा लेकिन झटका तो एक ही बार लगेगा ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो जब भी टेंशन में कैसे बताएंगे? जब भी स्ट्रिंग में झटका लग रहा है तो इंपल्सिव है, नहीं लग रहा है तो नहीं है। नीचे से बुलेट चलाएंगे कोई झटका नहीं लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें पता ही है, mg, वो नॉन इंपल्सिव होता है। स्प्रिंग का भी देख लेते हैं। जैसे मान लो इधर से मैंने एक बुलेट चलाई इस पर, ये स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स बुलेट इस पर चलाई मैंने, तो इन दोनों पर जब बुलेट टकराएगी इस पर, तो इस पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, और बुलेट पर ऐसे लगेगा। ये नॉर्मल बताओ इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव होगा? बताओ नॉर्मल कितना होगा? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इम्पल्सिव होगा। इंपल्सिव होगा ना, लिखा ना भी। यूजुअली ऑल कोलाइडिंग फोर्सेस इंपल्सिव होगा, तो ये क्या होगा? दिस इज इंपल्सिव नॉर्मल, दिस इज इंपल्सिव। यहां पर भी एक नॉर्मल लग रहा है mg और नॉर्मल, ये वाला नॉन इंपल्सिव। समझ में आया क्या? ग्राउंड पे भी एक नॉर्मल लग रहा है ना, जहां जहां कांटेक्ट होता है वहां नॉर्मल लगता है, ठीक है। यस। तो ग्राउंड वाला तो पता ही है तुम्हें, वो तो mg के इक्वल है, वो नॉन इंपल्सिव होगा, है ना। बुलेट ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे ब्लॉक, इधर से बुलेट टकराई तो बहुत तेज फोर्स से टकराएगी ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे बुलेट टकराएगी तो थोड़ा बहुत स्प्रिंग भी कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स FSP। बताओ ये स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? ऐसे लगाएगी ना, एम मास का बुलेट है, ब्लॉक है, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है और स्प्रिंग ऐसे लगेगी। ऐसे क्यों लगेगी? क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा इधर कंप्रेस होगी तो ऐसे लगाएगी ना। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो ये इंपल्स स्प्रिंग फोर्स मुझे बताओ इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव? इम्पल्सिव। हाँ, Non-impulsive. स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K into X। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K into X, ये होता है ना। अब मुझे बताओ जब कोलिजन हुआ होगा तब X कितना होगा? X मतलब कंप्रेशन या एलोंगेशन, कितना हुआ होगा ज्यादा ज्यादा X? 1 मीटर 2 मीटर। बहुत बहुत कम हुआ होगा, 0.001 मीटर या 0.01 मीटर।
समझ में आया क्या? इतनी सी बुलेट लगा है ना। ब्लॉक पूरा स्प्रिंग को कंप्रेस Yes, कर देगा sir. क्या? No, sir. कोलिजन तो 0.001 से इतनी सी देर में ब्लॉक हिलेगा क्या? जनरली जब कोलिजन होता है तब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है। कोई सा भी कोलिजन हो, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन होता है तो उनका डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है। समझ में आया क्या? तो Yes, sir. ड्यूरिंग कोलिजन Yes, sir. दिस x इज वेरी स्मॉल। इस स्प्रिंग को कंप्रेस होने में तो टाइम लगता है ना। समझ में आया क्या? तो स्प्रिंग फोर्स Yes, भी sir. मान लो के होता है 100 न्यूटन पर मीटर, है ना, और मान लो कंप्रेशन होता है 0.1 मीटर, तो कितना 10 न्यूटन लगता फिर स्प्रिंग फोर्स? 100 इंटू मान लो 0.1 भी बहुत ज्यादा है, 0.1 इतना होता है मीटर, इतना होता है 0. इतना भी नहीं होगा कंप्रेसिव, मैं तो ज्यादा ले रहा हूँ। तो कितना आएगा? 10 न्यूटन आएगा। बताओ ये 10 न्यूटन इंपल्सिव होगा क्या? नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स इज ड्यूरिंग कोलिजन इज वेरी स्मॉल। समझ में आया क्या? हमेशा। सो इट इज नॉन इंपल्सिव। हमेशा इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? सॉरी, हमेशा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स का नॉन इम्पल्सिव। कंप्रेशन या इलोंगेशन पे डिपेंड करता है ना। जब पूरा ब्लॉक कंप्रेस होगा तब जाके थोड़ा स्प्रिंग फोर्स आएगा। समझ में आया? ऐसा तो है नहीं कि Yes, जैसे टकराई स्प्रिंग फोर्स आ गया 10,000 न्यूटन। इतना तो पूरी स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद भी नहीं आएगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। सो स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। कौन से हमेशा नॉन इंपल्सिव होते हैं? mg और kx स्प्रिंग फोर्स। लिख लो। डन सर। डन। हटा दो। हाँ सर। क्वेश्चन करते हैं देखो। पावर 2 kg। इस पर हमने एक बुलेट चलाई 0.5 kg की है सर किसी का तो माइक ऑन है। पर सेकंड से। ठीक है, म्यूट हो जाए अगर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकंड है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो ना। Yes, sir. बट तब हाँ, वहां पे sir. कोई फ्रिक्शन नहीं था, बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं था तो मैंने बोला था मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। वहां पे पूछा था कि ये बुलेट ब्लॉक के अंदर फंस गई थी, एम्बेडेड हो गई थी, तो बताओ वेलोसिटी बुलेट की जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हमने निकाली थी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करके, है ना। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। सरफेस रफ है यहाँ पर। तो हमसे पूछा है इफ bullet get embedded in the block, find the distance traveled by block before it stops। कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो कितना आगे जाके रुकेगा ये हमें बताना है। समझ में आया क्या?
हाँ, यस Yes, sir. अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन, ये मैं करके बताता हूँ। देखो, इस ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, पूरे सिस्टम की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, ये पूरा सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले सारे फोर्स ड्रॉ करो। तो देखो, जब बुलेट एट द टाइम ऑफ कोलिजन जब भी टकराएगी तो नॉर्मल ऐसे लगेगा इस ब्लॉक पर, इस पर बुलेट पर ऐसे लगेगा, है ना। यस सर। ये एक mg ऐसे लग रहा होगा, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। Yes, sir. एक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, कितना लगेगा बताओ, म्यू इनटू ये वाला नॉर्मल या फिर ये वाला नॉर्मल, बताओ कौन सा नॉर्मल। MG वाला. mg वाला, वो नॉर्मल तो अलग है ना। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है कि दोनों सर्वे एक दूसरे को कितने नॉर्मल से दबा रही है। तो इनके बीच में जो ये ब्लॉक सरफेस को किस नॉर्मल से दबा रहा है, ये कोलिजन वाले नॉर्मल से या फिर ये वाले नॉर्मल से। mg वाले नॉर्मल से दबा रहा है ना सरफेस पर ब्लॉक। हाँ हाँ। समझ में आया क्या। तो Yes, यहाँ sir. पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू mg के इक्वल। ये नॉर्मल, दिस नॉर्मल इज नॉट mg। समझ में आया। यस सर। Yes, यहाँ sir. पे mg क्या है, mg कौन सा नॉर्मल है जो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में लग रहा है। समझ में आया। तो मुझे बताओ, ये नॉर्मल, Yes, ये तो sir. इम्पल्सिव है। सर, हाँ सर एक को N1 N2 लिया तो चलेगा क्या फॉलोइंग में? चलेगा ना, बट क्यों फालतू में n1 n2 लेना जब उस नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है ना। इसका मास mg है तो नॉर्मल क्या होगा mg, इसका मास है m। समझ में आया। तो मुझे बताओ, ये फ्रिक्शन जो है ये इस सिस्टम पर, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पर ड्यूरिंग कोलिजन, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, sir. ये जो नॉर्मल है ये इंटरनल है, तो इसका तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटरनल है तो, है ना। तो इंटरनल फोर्स को तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स चेंज करता है, इंटरनल नहीं करता है कभी भी। तो इस सिस्टम का पूरा मोमेंटम बताओ ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व है या नहीं है। क्या मोमेंटम नहीं है. कंजर्वेशन कर सकते हैं। नहीं। No. नो सर। फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। फिर चलो मैं बोलता हूं हम कर सकते हैं, बताओ क्यों कर सकते हैं। इसका भी वही रीजन है जैसे हमने जब बॉम्ब एयर में ब्लास्ट हुआ था तो हमने वाई में भी मोमेंटम कंजर्व किया था। क्यों, फोर्स बहुत छोटा है इसलिए। mg फोर्स बहुत छोटा था। यहाँ पर ये फ्रिक्शन, ये कितना होगा, ये फ्रिक्शन कितना होगा बताओ। इस केस में फ्रिक्शन लगेगा 0.5 इंटू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बताओ ये बहुत बड़ा है क्या है। नहीं। नहीं, बहुत छोटा है ना। तो ये 0.0001 सेकंड में इतनी कम देर के लिए हम मोमेंटम क्या लिखते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन कितनी देर के लिए होता है, बहुत कम देर के लिए होता है, यस है ना। तो इतनी कम देर में क्या ये इतना सा फोर्स मोमेंटम चेंज कर देगा क्या। नहीं। No, sir. तो फिर फिर नहीं बोल सकते आप मोमेंट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इक्वल है, हम मान सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा। समझ में आया। सो कब ये लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्स हो नॉन इंपल्सिव, इट इज नॉन इंपल्सिव है कि नहीं, नॉन इंपल्सिव। Yes, sir. मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, momentum can be conserved
इस क्वेश्चन में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। तो जस्ट बिफोर कोलिजन तो ये कंडीशन थी, जस्ट आफ्टर कोलिजन का भी डायग्राम बना के मोमेंटम कंजर्व कर लो। इसके अंदर ही बुलेट फंस गई है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2.5 kg, है ना? और मान लो जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड हो गई v। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? Yes, sir. हालांकि कोलिजन के टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का, बट इट इज नॉन इम्पल्सिव, तो इसको इस हम मोमेंटम फिर भी कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि बहुत कम देर के लिए करना है हमें P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, या P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल जो करना है, दैट इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में कितना टाइम लग रहा है? बहुत कम देर लग रहा है। समझ में आया क्या? हाँ तो P सर, फाइनल एक बार वापस बताओ ना, क्या वापस बताओ ना। क्या चीज? अभी तो हम लोग, सर अभी आप बोले कि अगर हम लोग फ्रिक्शन को तो नेग्लेक्ट कर देंगे ना, हाँ, तो सर इधर फ्रिक्शन क्यों लिखा हम लोग ने वापस? फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया हमने, उसका जो मोमेंट, फ्रिक्शन ने जो थोड़ा बहुत मोमेंटम चेंज किया होगा उसको नेग्लेक्ट किया है, ये दिखाने के तो लिए। फोर्स रहने देंगे, हाँ, फोर्स को रहने देंगे, सिर्फ मोमेंटम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत मोमेंटम छोटा हम है इक्वल इसके लिए। मान लिया ना हमने। हाँ सर। समझ में आया? अगर मैं फ्रिक्शन यानी दिखाऊंगा तो बहुत थोड़ी देर बाद तो ये रुक जाएगा ना, आगे जाके फाइनल मोमेंटम यहां पर तो जीरो हो जाएगा ना इसका। हाँ सर। बट मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं। समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ, ये फ्रिक्शन अपना यस काम सर। तो करेगा ना, ऑब्जेक्ट को रोकेगा तो सही ना, लेकिन बहुत देर में। आया क्या समझ में? बिकॉज ये नॉन इंपल्सिव है। अगर ये भी इंपल्सिव होता तो वहीं के वहीं रोक देता, ब्लॉक चलता ही नहीं आगे। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ये फ्रिक्शन मैंने चाहो तो तुम हटा दो, इसको बाद में दिखा देंगे। ये मैंने इसलिए लगाया क्या कि तुम्हें ध्यान रहे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो भी मैंने मोमेंटम कंजर्व करवाया है। क्यों क्यों करवाया है? ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा उसको आपको, बिकॉज इट इज नॉन इम्पल्सिव। तो नॉन इम्पल्सिव एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो भी मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं, इसलिए मैंने जान करके लिखा है वहां पे। समझ में आया? फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया यस हमने, सर। फोर्स तो है, बट हमें पता है उस फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला इतनी कम देर में। समझ में आया? यस सर। इसलिए हमने मोमेंटम इक्वल किया है। हाँ, डाउट है क्या अभी भी कुछ? हाँ। नो। नो सर। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा? मास है 2.5 इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम यहां देखो इस वाले डायग्राम में क्या होगा? 0.5 बुलेट का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 100 प्लस ब्लॉक का 0 था, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था, तो v कितना आएगा? 50 अपॉन 2.5, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये कितने से जाएगा आगे? समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो अभी यस हाँ सर। सर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी हमने कोलिजन वाला पार्ट मतलब मोमेंटम कंजर्व करवाया है। समझ में आया क्या? अब आगे नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा वर्क पावर एनर्जी में होता था। आया क्या समझ में? अब हम पता लग गया 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 न्यूटन का इस पे पीछे फोर्स लग रहा है, बताओ कितना आगे चलेगा? क्या तुम कर सकते हो? अब अभी तक तो ये वहीं के वहीं है। समझ में आया क्या? सर अभी उसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा ना? क्या चेंज हो जाएगा? mg।
क्यों मास चेंज, हाँ नॉर्मल, यस मास 2.5 हो गया तो mg चेंज हो जाएगा अब आगे, इसका आगे, समझ में आया? तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा फिर। अभी फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से हटा दो, सिर्फ फ्रिक्शन लिखो यहाँ पे। फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, ठीक है? लिख लिया, हटा दूं? यस सर। अब देखो, तो ये अब इसके आगे में सोल्व करना है। ये हमने मोमेंटम कंजर्व करके इसकी स्पीड निकाल ली। अब आगे सोल्व करने के दो तरीके, जो दोनों तुम्हें आते हैं, एक मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में करवाया था और एक वर्क पावर एनर्जी में। दोनों से बता देता हूँ एक बार। पहले रेक्टिलिनियर मोशन से करते हैं, ठीक है? अभी बताओ इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू एम जी, 10 है ना? तो इस पर पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन आ रहा है, कितना आ रहा है? म्यू एम जी बाई एम, एम से एम कैंसिल, मास की जरूरत ही नहीं है, तो कितना आएगा एक्सेलेरेशन? 5 0.5 इंटू 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। क्या इसको मैं माइनस ले लूं, क्योंकि पीछे लग रहा है ना फोर्स? यस सर। समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 20 है, फाइनल 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो 0 माइनस 400, इनिशियल 20 का स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस कितना आया? समझ में आया क्या? समझ में आ गया? यस सर। एक और तरीका क्या है, वर्क पावर एनर्जी से वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। क्या वैसे करना आता है या बताऊं? आना चाहिए, लेकिन तुम भूल गए होंगे, मुझे पता है। कैसे करते हैं बताओ? अगेन हमने दो पार्ट में क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मोमेंटम कंजर्व किया, तो इसका मास हो गया था 2.5 kg और इसकी वेलोसिटी हो गई थी आफ्टर कोलिजन 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? फाइनली यहाँ जाके मान लो एस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, यहाँ जाके रुक जाएगा, यहाँ जाके रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों क्यों रुक जाएगा? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लग रहा फ्रिक्शन लग रहा है ना? कितना लग रहा है? म्यू एम जी, म्यू 0.5 इंटू एम 2.5 इंटू जी 10, तो ये आएगा 12.5 न्यूटन। समझ में आया क्या? ये फोर्स लग रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखूंगा? जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। समझ में आया क्या? है। यस सर। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, तो कितना होगा? 12.5 इंटू एस एस। डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट लग रहा है ना, और माइनस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, cos 180। समझ में आया? यस सर। के फाइनल 0, फाइनली वी 0 हो जाएगा। यू फाइनल ग्राउंड पर ही है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो यू फाइनल भी 0, के इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस हाफ इंटू 2.5 इंटू 20 इंटू 20 माइनस यू इनिशियल, वो भी 0 था। समझ में आया क्या? तो एस बताना है, तो 2 से 10 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस कितना आएगा? उतना ही आ जाएगा, कर लो सोल्व। 2.5 से ये 5 टाइम्स, ठीक है, और 5 से ये 2 टाइम्स, तो एस आएगा 40 मीटर, 2 इंटू 20 40 मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे करना है? सर इसके लिए रेक्टिलिनियर वाला प्रीफर करें ना ज्यादा? वो टफ है क्या?
नहीं ये वाला सर, ये वाला रेक्टिलिनियर वाला ज्यादा इजी है ना सर, वो तो फटाफट हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं है, दोनों इजी लगना चाहिए तुम्हें। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी तो कितनी प्रैक्टिस करवाई थी। वर्क एनर्जी थ्योरम से कहीं पे भी यूज में हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला। दोनों से आना चाहिए ना तुम्हें। ये इजी तो है वर्क एनर्जी थ्योरम भी। हाँ सर। उसकी जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किसने ले ली? फ्रिक्शन ने। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही तो किया है हमने, बाकी सब तो जीरो था। लिखो लिख लिया। यस सर। If bullet gets embedded in the block, find maximum elongation in the spring. Find maximum elongation is in the spring. इस बार फ्रिक्शन भी लगा हुआ है और स्प्रिंग भी लगी हुई है, फ्रिक्शन भी है और स्प्रिंग भी है। सबसे पहले मुझे बताओ, लिख लिया, हटा दूं पूरा? हाँ सर। तो मुझे ये बताओ, क्या मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा कि नहीं होगा? जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। होगा। हाँ सर। होगा। एक्सटर्नल कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे मुझे बताओ? कोलिजन के ड्यूरिंग द कोलिजन कितने एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे यहाँ पर? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बस एक ही लगेगा क्या? यस सर। स्प्रिंग नहीं लगेगा? तो इंटरनल। वो तो इंटरनल है ना सर। क्यों? स्प्रिंग बाहर से कनेक्टेड है, सिस्टम तो ये दोनों है ना, ये दोनों सिस्टम है। स्प्रिंग थोड़ा ना सिस्टम का पार्ट है। स्प्रिंग थोड़ा ना सिस्टम का पार्ट है। स्प्रिंग तो बाहर से फोर्स लगाएगा ब्लॉक पर, और ब्लॉक के अंदर ही बुलेट भी आ गई तो दोनों पर बाहर से लगाएगा। इंटरनल फोर्स वो होते हैं जो ब्लॉक और बुलेट के बीच में लग रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। एक्सटर्नल वो फोर्सेस होते हैं जो बाहर से दोनों पर लग रहे हैं। तो देखो स्प्रिंग दोनों पे लगेगा। तो मुझे बताओ, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? दो दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। सर पर दोनों फोर्स एकदम कम रहेंगे ना, तो क्या? उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दोनों फोर्स एकदम हाँ, दोनों फोर्स बहुत कम कम है रहेंगे। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो फ्रिक्शन तो रहेगा अगेन 10 न्यूटन, है ना?
और स्प्रिंग रहेगा k इंटू एक्स। अब x कितना सा होगा ड्यूरिंग कोलिजन? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। अगर तुम 1 मीटर भी मानो इतना, तो भी k इंटू एक्स करोगे तो 20 न्यूटन ही आएगा। तो वो तो बहुत कम है 20 न्यूटन भी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ 1 सर। मीटर तो मान ही नहीं सकते, 0.001 इतना मानना पड़ता है। समझ में आया क्या? मतलब ऐसा मानते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं चलता है, वहीं के वहीं रहता है ड्यूरिंग कोलिजन, इतनी सी देर में ब्लॉक नहीं चल पाता है। समझ में आया? तो यस सर। केस में स्प्रिंग फोर्स भी बहुत स्मॉल है और फ्रिक्शन भी बहुत स्मॉल है, तो दोनों नॉन इंपल्सिव है। यस सर। और नॉन इंपल्सिव है तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं या नहीं करा सकते? करा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे, निकालो फिर मोमेंटम कंजर्व करवा के वेलोसिटी। समझ में आया? तो क्या लिखूंगा मैं? P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। फाइनल मतलब जब बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ जस्ट कोलिजन पूरा हो गया, अब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, मान लो v की स्पीड से चल रहे हैं और मास कितना हो जाएगा 2.5। तो क्या लिखूंगा? 2.5 इंटू वी इज इक्वल टू पी इनिशियल 0.5 इंटू 100। मैंने मास वो चेंज नहीं किया डेटा, तो v उतना ही आएगा। कितना आएगा? 50/2.5। कितना आया? पहले भी इतना ही आया था। सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जाएंगे, तो बताओ अब स्प्रिंग कंप्रेस होगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस हाँ। सर। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, मान लो स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेशन कब तक होगा? जब तक ये ब्लॉक रुक नहीं जाता है। मान लो इसने x कंप्रेस किया, तो फाइनली यहाँ पर v 0 हो जाएगा ना। सर एलोंगेशन पूछा है ना, तो हाँ कंप्रेशन हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ कंप्रेशन कर दो। कंप्रेशन होगा ना, एलोंगेशन थोड़ा ना होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना, या तो समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है, साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है। बताओ कितना लग रहा है? वही 12.5 न्यूटन। यस। डेटा तो वही है पुराना वाला। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहां से ये A से B तक। अब मुझे बताओ इसमें तुम वो रेक्टिलिनियर मोशन वाला लगा सकते हो क्या? नो सर। नो नो नो। नहीं। इसमें एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? नॉन कंजर्वेटिव का इक्वेशन लगा था। हाँ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, वही लगाना पड़ेगा। इस वैसे भी कर सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन से, बट वो एक्सेलेरेशन आएगा वेरिएबल, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना kx। तो एक्सेलेरेशन कितना हाँ है? सर। F नेट अपॉन m। वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती यहाँ पे, क्योंकि इस फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल है। समझ में आया? यस सर। तो यस एक्सेलेरेशन को सर। फिर क्या लिखोगे? dv/dt, फिर इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आया क्या? हाँ। यस सर। तो उससे अच्छा क्या है फिर बताओ तुम? वर्क डन बाय नॉन वर्क एनर्जी कंजर्वेटिव थ्योरम। फोर्स। वैसे आना दोनों तरीके से चाहिए, बट उससे टाइम ज्यादा लगेगा। ये लिख दो ना बस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मींस फ्रिक्शन इज k फाइनल प्लस u फाइनल। ऐसे क्वेश्चन तो किए ना हमने वर्क एनर्जी में, प्लस k इनिशियल माइनस u इनिशियल। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -12.5 इंटू एक्स
ये होगा। x डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इधर लग रहा था 12.5, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ x, इसलिए माइनस k फाइनल 0, u फाइनल क्या है बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कितना है? 20 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया? माइनस हाँ सर। के इनिशियल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास 2.5, तो इसको 5/2 लिख दूं, है ना? हाँ सर। इंटू वी स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 प्लस यू इनिशियल 0 था, इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर नहीं थी। समझ में आया क्या? यस सर। ये 2 से 10 टाइम्स, ये 2 से 10 टाइम्स, ये 2 से 10 टाइम्स, तो कितना आएगा? ये आएगा 10x स्क्वायर प्लस 12.5x माइनस 100 इंटू 500 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके x निकल जाएगा। समझ में आया? जो भी आंसर आएगा सोल्व करना बाद में, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लेना। समझ में आया कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। सो हमें पहचानने की जरूरत होती है कि फोर्स इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है। तो अब ये जैसे नॉन इंपल्सिव था, सो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। हटा दूं? हटा दूं? वेट सर। अब देखो मैं तुम्हें एक साथ दो क्वेश्चन देता हूं, कंसेप्ट क्लियर होगा दोनों से। सर इसका आंसर था ना पिछले वाले का, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब 6.7 अप्रोक्स आएगा। जोर से बोलो। सर जो पिछले वाले का आंसर है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व भी नहीं होगा वो। हो जाएगा, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दो। मैटर ये नहीं करता है आंसर कितना आएगा उसका, वो तो मैंने मर्जी से डेटा दिया है। मैटर ये करता है कि कंसेप्ट क्या लगाना है। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, दोनों करेंगे साथ में। एक में स्प्रिंग लगी हुई है, एक में स्ट्रिंग लगी हुई है। अब दोनों में मैंने बुलेट चलाई, इसमें भी चलाई, ये बुलेट है, ठीक है? इनके मास ले लेते हैं। इसका मास ले लो 4.5 kg, इसका मास 5 kg, और बुलेट का मास 0.5 kg, ठीक है? ये वही 4.5 kg, बुलेट का मास 0.5 kg, और ये 5 kg। दोनों क्वेश्चन में बुलेट जो है गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। हमसे पूछा है दोनों क्वेश्चन में फाइंड
फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। समझ में आया क्या? क्या निकालना है? अब देखो चलो एक एक करके दोनों में देखते हैं, दोनों में क्या दिक्कत आने वाली है मैं बताता हूँ। देखो पहले स्प्रिंग वाले में देखते हैं। मुझे बताओ स्प्रिंग जब इस ब्लॉक के साथ इसका कोलिजन होगा, है ना, तब ये नॉर्मल, ये तो इंटरनल है, ऐसे लगेंगे दोनों पर एक दूसरे पर। अरे यस नो बोलो, मुझे पता नहीं चल रहा है क्लास में या नहीं हो। यस हाँ सर। सर। इतनी देर तक चुप हो जाते हो तो ऐसा लगता है मैं खुद ही भूल जाता हूँ क्या चल रहा है। समझ में आया क्या? अब देखो इधर साथ में एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा ना, जैसे ही वो टकराएगी तो इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऐसे, बट ये स्प्रिंग फोर्स तो नॉन इंपल्सिव होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस यहाँ सर। पर मोमेंटम इस क्वेश्चन में कंजर्व करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? हाँ सर। कर सकते हैं। है ना। ये स्पीड नहीं गिवन है, स्पीड भी गिवन है इसकी। ये मान लो बुलेट आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से, बुलेट टकराई इस पे, दोनों क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूं मैं। तो क्या लिखूंगा? पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, है ना। तो फाइनल कितना होगा जब इसमें चला जाएगा ये? तो फाइनल मोमेंटम ये फाइनली ये मास हो जाएगा 5 kg और ये v की स्पीड से जाएगा। समझ में आया क्या? जस्ट आफ्टर कोलिजन जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 इंटू वी, मोमेंटम हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था बुलेट का? था 100 इंटू 0.5 प्लस ब्लॉक का था 0, तो वी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मुझे स्पीड मिल गई, जस्ट आफ्टर कोलिजन। सर पी फाइनल में पीवी क्यों लिया सर? क्या? पी फाइनल में हाथ जो तो पीवी ही लिया हम लोग ने। क्या लिया? सर पीवी ब्लॉक को ही लिया, मतलब पी वाले 5 kg वाले को ही लिया, 4 kg वाले को नहीं लेंगे क्या? इसको लिया है। तुम इसकी पूछ रहे हो क्या? हाँ। मुझे बताओ उस पर कोई कोलिजन हो रहा है क्या? उसका मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं सर। तो उसकी तो वेलोसिटी 0 ही रहेगी ना जस्ट आफ्टर कोलिजन। हाँ हाँ। इधर देखो, ये जो नॉर्मल लग रहा है ये किस पर लग रहा है? कोलिजन वाला नॉर्मल इस 4.5 kg पर लग रहा है। इस पर लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जैसे ये बुलेट इस पे टकराएगी तो इसमें जो फोर्स आएगा वो आएगा स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा यहां पर? स्प्रिंग फोर्स सर। ये एफएसपी, ये तो नॉन इंपल्सिव है। नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या मुझे बताओ? जस्ट आफ्टर कोलिजन 5, ये वाला जो ब्लॉक है दूसरा वाला, इसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा क्या? नहीं। वेलोसिटी अभी कब ये वेलोसिटी कब बोली है, कब पूछी है? फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछी है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक ही चलेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। तो जस्ट हाँ। आफ्टर कोलिजन देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक कितने से, आंसर कितना आया? ये 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये तो रेस्ट पर ही रहेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। समझ में आया? यस सर। हाँ। हाँ। इसका मास भी हो जाएगा 5 kg। ये आंसर है। यस सर। इसका V0 और इसका V10, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्या? उसका 0 क्यों है? हाँ सर। हाँ। उसका 0 क्यों है समझ में आया? क्योंकि उस पे तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो तो नॉन इंपल्सिव है। बट थोड़ी देर बाद अब देखो ऐसा क्वेश्चन, अब यहां से देखो, अगर मैं क्वेश्चन यहीं से शुरू करूं
तो ऐसा क्वेश्चन किया है क्या हमने? हाँ सर। पूछा था ना फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन, हाँ रिड्यूस मास वाला करवाया था ना, ग्राउंड फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। हाँ हाँ सर। सर। फिर ये पूछा था फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट मैक्सिमम एलोंगेशन। यस सर। समझ में आया क्या? तो वो सब तुम बता सकते हो क्या? हाँ सर। यस सर। इसके हाँ आगे सर। वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। समझ में आया? यस सर। अब ये वही क्वेश्चन बन गया है। तो तुम्हें समझ में आया अभी क्या हुआ? अभी जैसे बुलेट टकराई तो सिर्फ एक ब्लॉक चला, एक वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग ढीली ढाली होती है, बहुत देर से काम करती है। ऐसे समझो, स्प्रिंग आलसी होती है, हमने पढ़ा था ना, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग हाँ। पढ़ा था हमने पहले। यस यस सर। तो वो उस पीछे वाले ब्लॉक को कब हिलाएगी? जब स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। समझ में आया? हाँ। तो स्प्रिंग हाँ सर। इलोंगेशन हाथों हाथ थोड़ा ना होगा, थोड़ी देर बाद होगा। जब ये वाला ब्लॉक थोड़ा आगे बढ़ेगा, कोलिजन के बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। समझ में आया? हाँ। फिर ये वाला हाँ ब्लॉक सर। चलने लगेगा। तो बाद में तो दोनों चलेंगे, बाद में दोनों चलेंगे। आगे वाले ब्लॉक की स्पीड कम होगी, पीछे वाले की ज्यादा होगी, फिर मैक्सिमम पर इक्वल हो जाएगी। ये सब याद है ना कहानी पूरी? ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। याद है या भूल गए? यस सर। समझ में आया क्या? कैसे निकालते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन? हाफ म्यू वी, म्यू रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे निकल जाएगा ना ये। यस। तो इसके आगे वाला पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन जरूर करना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन की अगर मैं एफवीडी बनाऊं, इस ब्लॉक पर कोलिजन हो रहा है ना, मुझे बताओ अगर इस ब्लॉक को तुम पकड़ो और बुलेट चलाओ तो झटका आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। हाँ सर। या फिर इस स्ट्रिंग को पकड़ लो और बुलेट ब्लॉक पर चलाओ, स्ट्रिंग में एकदम से झटका आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। मतलब इस जब ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग, जब ये बुलेट इस स्ट्रिंग पे टकराएगा तो यहां पर जो ये टेंशन आएगी, ये टेंशन इंपल्सिव है कि नहीं है? झटका आना मतलब इंपल्सिव। समझ में आया? यस। तो बताओ अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं तो मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है? नहीं। समझ में आया? मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता यहाँ पे 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5 इंटू वी, ऐसे नहीं लिख सकता। समझ में आया क्यों? बिकॉज जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज इम्पल्सिव। तो एक्सटर्नल फोर्स इतनी कम देर में भी मोमेंटम चेंज कर देगा, तो हम मोमेंटम इक्वल क्यों कर सकते हैं? ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ। हेलो सर, Yes, आपका sir. आवाज लैग हो रहा है। फिर से बताओ, नहीं समझ में आया? आवाज नहीं आई क्या? हाँ सर, आवाज नहीं आई। फिर से सुनो, मैंने पूछा है जो टेंशन, जैसे बुलेट ब्लॉक पे टकराएगी स्ट्रिंग में झटका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो वो झटका मतलब बहुत बड़ा फोर्स है वो, तभी तो झटका आ रहा है। तो जो टेंशन आ रही है वो इंपल्सिव है, और टेंशन इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंपल्सिव है, तो मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या? नो सर। एक काम करना, एक लाइन में कहीं लिख भी लो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इंपल्सिव देन मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व्ड। आया समझ में? यस। If external force on the system is impulsive, then momentum cannot be conserved. कब कंजर्व हो सकता है? If external force acting on the system is non-impulsive, तो momentum कंजर्व हो सकता है। समझ में आया? यस। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों को तो हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करवा सकते।
अगर मैं तुमसे पूछूं मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस पूरे सिस्टम के लिए तो ये टेंशन जो है ये इंटरनल बन गई है। समझ में आया क्या? यस सर। इस वाले क्वेश्चन में हमने इसका कराया था, पूरे का क्यों नहीं कराया था? क्योंकि पूरे का कंजर्व नहीं था, पूरे सिस्टम का कंजर्व नहीं था, उन दोनों का कंजर्व था, बिकॉज स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव है। समझ में आया? इन दोनों का मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, बट उन दोनों का नहीं है, बुलेट और एक ब्लॉक का। समझ में आया? यस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में भी हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों ब्लॉक चलेंगे तो फाइनली साथ साथ ही चलेंगे ना। जैसे इस वाले में तो देखो, स्प्रिंग वाले में तो देखो ये 10 से चल रहा है और ये रेस्ट पर ही है। ऐसा क्या स्ट्रिंग में भी पॉसिबल है क्या? ऐसा स्ट्रिंग में भी पॉसिबल है क्या? नो सर। तो फाइनली ये दोनों की स्पीड सेम ही होगी ना। समझ में Yes, आया sir. क्या? यस सर। फाइनली तो ये फाइनली ये होगा। हाँ सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इनिशियल। और जो टेंशन जो इंपल्सिव है वो अब इंटरनल है पूरे सिस्टम में, तो अंदर लग रही है ना स्ट्रिंग में। अरे समझ में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यस सर। सर आ रहा है सर। जो टेंशन लग रही है ये अब इंटरनल होगी ना पूरे सिस्टम के लिए। तो यस सर। अगर मैं पीछे वाले ब्लॉक को छोड़ देता तो फिर वो एक्सटर्नल हो जाती इन दोनों के लिए। अब पूरे इसके लिए तो वो इंटरनल हो गई, कैंसिल हो रही है। देखो समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम 5v प्लस 5v इज इक्वल टू पी इनिशियल। पी इनिशियल सिर्फ बुलेट के पास था, कितना था? 0.5 इंटू 100 50। तो 10v इज इक्वल टू 50, तो v इज इक्वल टू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ चलेंगे, कितने से चलेंगे? समझ में आया क्या? तो Yes, दो sir. तरह के क्वेश्चन है, दोनों में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्प्रिंग वाला आता है तो क्या करना है, स्ट्रिंग वाला आता है तो क्या करना है। समझ में आ गया? हाँ सर। कर लोगे दोनों? स्प्रिंग में मोमेंटम कहाँ कंजर्व होगा और स्ट्रिंग में कहाँ कंजर्व होगा। समझ में आया क्या? ये देखना है मेन तो। लिखो। लिख लिया? नो सर। सो दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए मैंने कंपेयर करके करवाया ताकि गलती ना हो, मिस्टेक ना हो एग्जाम में। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ एक में Yes, sir. एक में टेंशन है, तो टेंशन यहाँ पे झटका लग रहा है, वो इम्पल्सिव है।
तो उसमें आपको पूरे सिस्टम को लेके फिर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, और जो स्प्रिंग है उसमें कोई झटका नहीं लगता है, दैट इज नॉन इम्पल्सिव। हुआ? यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट क्लास कब है? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके शीट सोल्व करने लग जाओ, अगर बोर्ड एग्जाम जिस जिसके हो गए वो सब शीट सोल्व करने लग जाओ, ठीक है? यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। बाय sir. सर, थैंक Bye, यू। sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.